सीएम धामी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ये सीएम की अहम बैठक थी। मॉनसून की तैयारियों के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां 4 धाम मार्ग पर लैंडस्लाइड वाली जगह को पॉइंट आउट करना होगा, चिन्हित करना होगा, यह निर्देश दिया गया। और इन्हीं जगहों पर खास निगरानी भी रखनी होगी। अगर कुछ घटना हो तो त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके, क्विक रिस्पांस मिल सके, इस पर मंथन। तो तमाम चीजें इस मॉनसून के मद्देनजर इस बैठक में डिस्कस की गई और इसमें सबसे अहम था कि 4 धाम यात्रा के मार्ग पर आने वाले जो डेंजर पॉइंट है, वहां पर भूस्खलन की अगर स्थिति पैदा होती है तो कितने जल्दी मदद और राहत पहुंचाई जा सकती है। इस पर तकनीक के साथ अगर मैन पावर का भी जिक्र करें तो क्या चीजें हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी मद्देनजर ये बड़ी बैठक। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ये बड़ी बैठक बुलाई थी। संबंधित अधिकारियों के, विभाग के जिम्मेदारों के बीच ये संदेश भी दिया गया कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के फोरकास्ट में 29 यानी आज का दिन ही मॉनसून के लिए बताया गया था कि आज के दिन से आगाज हो जाएगा मॉनसून का, उत्तराखंड में वो दस्तक दे देगा। और ऐसे में आज इस बैठक में तमाम चीजों को चेक किया। सीएम धामी मौजूद रहे, तमाम अधिकारियों से सवाल करते नजर आए। तो क्या क्या हुआ इस मीटिंग में, हम समझते हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विनोद, जरा बताइए कि किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई, कौन कौन था इस बैठक में? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और अभी सचिवालय में करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अगले 24 घंटों में मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे देगा, उससे ठीक पहले अलग अलग विभागों की क्या तैयारी है, आपदा प्रबंधन विभाग खासकर, और जिस तरह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन चल रहा है और उसके बाद में मानसून सीजन शुरू होने वाला है, तो तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष मुख्यमंत्री के अपने सामने। क्या लगता नहीं है ये बैठक इस मद्देनजर बुलाई गई है कि तैयारियां क्या हैं या तैयारियां हो चुकी हैं, उन पर फाइनल टच देने के लिए बातचीत की जा रही है? बिल्कुल फाइनल टच देने के लिए ही ये समीक्षा बैठक की जा रही है। और जो आधिकारिक घोषणा है, ये जानकारी मिल रही है कि 24 घंटे के बाद में उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा और उससे ठीक पहले तमाम विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य हो, खाद्य विभाग हो, या तमाम जो भी विभाग है, जिन जिन विभाग के महत्वपूर्ण इसमें कार्य रहता है, उनके विभागों के एचओडी के साथ में मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की आखिरकार किस तरह की तैयारी है और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जो 160 से ज़्यादा ऐसे स्थान है जहां पर भूस्खलन होने का खतरा रहता है, वहां पर त्वरित रिस्पांस लोगों को मिले और जहां जहां भी ऐसी स्थान है जो चिन्हित किए गए हैं, उन पर विशेष निगरानी के साथ साथ वहां पर तुरंत जो टीमें होती हैं, जेसीबीज होते हैं, उनके माध्यम से रास्ते जो अवरुद्ध होंगे तो उनको खोलने का कार्य भी जल्द से जल्द हो जाए। तमाम ऐसे इसी बुलेटिन में फिर देखिएगा, उत्तराखंड के मद्देनजर कहना चाहिए कि ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां गाद गदेरों के पानी और मलबे की तस्वीरें होती हैं। ऐसा हमेशा हर बार होता है। इस बार की बैठक में कुछ अलग डिस्कस किया गया हो या कोई अलग तकनीक आई हो, कुछ अलग बातें हुई हो, कुछ ऐसी चीजें निकल करके आई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जब आपदा का मौसम उत्तराखंड में शुरू होता है, यानी मानसून सीजन में तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब लैंडस्लाइड बड़ी संख्या में होते हैं, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो। और गढ़वाल में एक हेलीकॉप्टर और कुमाऊं में एक हेलीकॉप्टर रखने का भी प्रावधान है, क्योंकि अगर इमरजेंसी हुई तो उनकी भी मदद ली जाती है। इसके अलावा जितने भी 4 धाम रूट्स हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, उन पर त्वरित रिस्पांस लोगों को मिल मिले। अगर रास्ते बाधित होते हैं तो जल्द से जल्द वो खुल जाए। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कितना हाईटेक है, कितना आधुनिक तकनीक से लैस है और कितने आकर्षक तरीके से चीजों को मैनेज करेगा और समझाएगा, यही देखना होगा। इस बैठक में तमाम चीजें चल रही हैं। हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे। देखिए, बारिश का हाई अलर्ट जारी हो गया। माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटे में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा उत्तराखंड में।
हालांकि मानसून की सक्रियता अभी से ही नजर आनी शुरू हो गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे उत्तराखंड में बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं खेती के लिहाज से भी ये बारिश फायदेमंद कही जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि तकरीबन मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। अगले 24 घंटे में पूरे उत्तराखंड में मानसून अच्छी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और झमाझम बारिश अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तपती गर्मी से जहां लोगों को इस बारिश से राहत मिली है, वहीं लंबे समय से मानसून का इंतजार भी हो रहा था। अमूमन अगर उत्तराखंड में बात करें तो 20 जून तक मानसून आता है, लेकिन इस बार 8 से 10 दिनों की देरी हुई है। अभी भी 24 घंटे लगेंगे जब मानसून पूरी तरीके से उत्तराखंड में सक्रिय होगा। ऐसे में जहां तपती गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है और ऐसे में तमाम विभागों को अब अलर्ट पर भी रख दिया गया है, जिसकी लगातार मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो मानसून सीजन से पहले तैयारियों के लिए कहा गया था, उन तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया है, तमाम अधिकारियों से फीडबैक भी ली है। अभी आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम अब उत्तराखंड में बना रहेगा। अभी बारिश हुई है और पहाड़ से लेकर मैदान तक अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। खेती के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये बारिश काफ़ी अच्छी है, क्योंकि किसानों को भी लंबे समय से मानसून का इंतजार था, क्योंकि खेती जो बारिश पर निर्भर रहती है, उसके लिए अब जिस तरीके से बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है तो काफ़ी अच्छा किसानों के लिए भी सुखद है। वहीं देखा जाए तो चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार चार धामों में पहुंच रहे हैं और उससे पहले जिस तरीके से मानसून अब शुरू हुआ है तो चार धाम में भी मानसून यात्रियों को कुछ परेशान कर सकता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग चार धाम यात्रा में आए वो उससे पहले इन नंबरों के माध्यम से ये पता कर लें कि रूट कैसा है और आगे किस तरीके से मौसम का अलर्ट भी है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि केंद्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर मसूरी में गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग करीब 2 घंटे तक बंद रहा। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं पीडब्ल्यूडी की टीम में जेसीबी की मदद से रास्तों को खोल करके यातायात को सुचारू किया गया, तब कहीं जाकर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी। तो बारिश के बीच उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है। ऐसे में केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में बारिश ने तीर्थ यात्रियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गौरीकुंड में सुबह से हुई जो बारिश है, अफरा तफरी का माहौल बन गया है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग दुकानों में पानी के घुसने की खबर है। बड़ी मुश्किल हालातों में तीर्थ यात्री यहां से आगे बढ़ते नजर आए। पैदल मार्ग पर बारिश की पानी का जो रफ्तार था वो तेज दिखाई दिया। कहीं कहीं पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। कि मानसून को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा अपनी तैयारियां कर ली गई हैं। जो भी लैंडस्लाइड प्रोन जोन है वहां उनको चिन्हित कर लिया गया है और जिला प्रशासन से समन्वय करके वहाँ पर उसको अगर कभी भी लैंडस्लाइड होता है तो मलबे को हटाने के लिए जेसीबी इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि जब भी कहीं लैंडस्लाइड होता है तो दोनों तरफ ट्रैफिक रोककर उसको डाइवर्ट किया जाए। और उधर बागेश्वर के कपकोट में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। बारिश के चलते सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कपकोट ब्लॉक के अशो में एक एएनएम सेंटर बारिश की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। औसा फालदा में सड़क भी आपदा में बह गई। बारिश से इलाके के मोबाइल नेटवर्क भी ध्वस्त हो गए हैं। वहीं आपदा की जानकारी जुटाने के लिए क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया, उप जिलाधिकारी तहसीलदार ने इलाके में पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया। जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। भीषण वर्षा हुई है और इस बारिश में लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है और खेती किसानी का भी बहुत नुकसान हुआ है और विद्युत विभाग का बहुत नुकसान हुआ है
जल संस्थान जल निगम का बहुत नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी की रोडें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है, गांव वासियों से विशेष निवेदन है कि आप अपने घर पर रह के ही अपना काम एक तरीके से करें, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो रही। प्री मानसून के साथ मानसून की तस्वीरें आने लगी हैं। 4 तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं और देखिए किस तरीके से बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी 4 धाम यात्रा पर निकले यात्रियों को हो रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है गौरीकुंड। यहाँ सुबह से बारिश क्या हुई, चारों तरफ अफरा तफरी वाली तस्वीरें ये देखिए। सीढ़ियों से बहता पानी और मलबा बताने के लिए काफी है। बागेश्वर की स्थिति भी आप देख लीजिए किस तरीके से जो आम जन है वो सड़क पर खड़े हैं, हालांकि पूरी सड़क मलबे में तब्दील हो चुकी है। मसूरी की स्थिति क्या है, वहां पर भी घंटों जाम लगा रहा क्योंकि देहरादून रोड पर लैंडस्लाइड हुआ। पिथौरागढ़ की तस्वीरें ज्यादा खराब दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहां पर घरों के भीतर पानी घुसने की भी खबर आ रही है। तस्वीरें भी कुछ यही बयां करती हैं। तो अल्मोड़ा में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है। डीएम ने जानकारी दी है कि जिले के सभी तहसील को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा विभाग को सड़कों पर जेसीबी के अलावा दूसरे जरूरी उपकरणों के साथ तैनात रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही किसी भी तरीके की क्षति होने पर तुरंत आकलन करके पीड़ितों को भुगतान किया जाए मुआवजे के रूप में, इसके भी आदेश दे दिए गए हैं। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक जिला स्तर पर कर ली गई है, जिसमें उप जिलाधिकारियों के साथ पृथक से राजस्व विभाग के संबंध में एक बैठक की गई है। सभी को अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियां हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपी गई है, उसके विषय में त्वरित रिस्पॉन्स के लिए निर्देशित किया गया है। जेसीबीज इत्यादि बंद मार्गों को खोलने के लिए लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अल्मोड़ा में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मदन कौशिक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने विकास कार्यों का रिकॉर्ड कायम किया है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के कर्ज लेने के आरोपों को खारिज करते हैं। सरकार का कर्ज लेने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा सरकार कर्ज ले नहीं सकती और उत्तराखंड सरकार अभी विद इन लिमिट है, लिमिट के अंदर है जितना कर्ज लिया है। लेकिन ये भी आप मानिए कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास का कार्य हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, शायद अगर राज्य बनने के बाद देखें तो ये 5 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब यह अवसर कभी मिलेगा नहीं, मुझे तो भविष्य में भी अब जल्दी नहीं लग रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातचीत कांग्रेस को कहना उनके लिए सही है। देहरादून से खबर है, हरीश रावत ने सैन्य धाम से पदयात्रा निकाली है। अग्निपथ योजना के खिलाफ वरिष्ठ नागरिकों के साथ ये अभियान चलाया है। एसडीएम के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की भी खबर आ रही है। एक और साथ ही कहते हैं कि यह गैर राजनीतिक अभियान है। डू एंड डाई बैटल के रूप में इस अभियान की शुरुआत की गई है, हरीश रावत ने ये कहा है। तो देखिए, सैन्य धाम से वरिष्ठ नागरिकों के साथ इस बड़े अभियान की तस्वीर दिखाई दे रही है। हरीश रावत इसकी अगुवानी कर रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि कैंतुरा से लेते हैं। रवि, कहां पर मौजूद है हरीश रावत और कितने लोग इनके साथ हैं? बिल्कुल स्नेहा, देखिए हरीश रावत का जो अग्निपथ योजना के विरोध में जो अभियान है उसकी शुरुआत देहरादून के सैन्य धाम चीड़बाग से हुई है और हरीश रावत ने कहा है कि जब तक अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है उनका ये अभियान जारी रहेगा। और आज की जो शुरुआत हुई उसमें कुछ वरिष्ठ लोग भी थे जो हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत के साथ मौजूद थे और राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी हरीश रावत ने सौंपा है। इसके अलावा पूरे प्रदेश को अगर बात करें तो इस अभियान को हरीश रावत आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि वो पूरे प्रदेश में इस तरीके की पदयात्राएं निकालेंगे, लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे। ग्राम प्रधानों से भी उन्होंने अपील की है कि वो इस अग्निपथ के विरोध में वो हरीश रावत के इस अभियान में शामिल हो और पूरे प्रदेश में हरीश रावत का ये आगे अभियान चलता रहेगा। जहाँ तक केंद्र सरकार की जो योजना है अग्निपथ को लेकर लगातार कभी कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन हरीश रावत कांग्रेस से कुछ अलग दिखाई दिए और गैर राजनीतिक इस अभियान को उन्होंने बताया है। हालांकि उन्होंने जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रिटायर्ड IAS हैं और जो अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे अपील की है कि वो उनके साथ आए और अग्निपथ योजना का विरोध पूरे प्रदेश भर में करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं रवि और कितना साथ मिलता है। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो गैर राजनीतिक अभियान है, ये कहना हरीश रावत का। और तमाम वरिष्ठ नागरिकों के साथ उन्होंने पदयात्रा निकाली सैन्य धाम से और ज्ञापन भी सौंपा कि ये योजना वापस ली जानी चाहिए। देश भर में बात कर लेते हैं 28 जून को देहरादून में हुए एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने राज्य के विकास के एजेंडे पर बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के कई नेता एबीपी गंगा के महाअधिवेशन के मंच पर नजर आए। महाअधिवेशन के सकुशल समापन के बाद सभी नेताओं ने एबीपी गंगा को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बात को सराहा कि एबीपी गंगा हमेशा से जन सरोकार से जुड़ी खबरों को उठाता है, जनता के सामने रखता है, उनके सवाल को उन तक पहुंचाता है। देखिए, मैं पहले तो एबीपी गंगा को बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह का कॉन्क्लेव रखा है। ऐसे ही चीज़ें होती रहनी चाहिए क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसमें आके और आपका जो ये पूरा हुआ है कॉन्क्लेव, इसकी आप सबको बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं एबीपी गंगा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और महाअधिवेशन किया आपने, उसमें आपने विपक्ष से लेके सरकार के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया और ये बहुत अच्छी पहल है कि उत्तराखंड के ज्वलंत समस्याएं जो हैं, उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनको आपने यहाँ पर आज मंच पे लोगों के सामने उजागर किया, लोगों ने अपनी बातें सामने रखी। एबीपी गंगा महाअधिवेशन और हमें आने का अवसर हमारा सौभाग्य है और निश्चित रूप से इस महाअधिवेशन में जो विषय हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो राजनीतिक सवाल हैं, महाअधिवेशन में स्थान मिला है, जगह मिली है। मैं इसके लिए एबीपी गंगा परिवार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। एबीपी गंगा ने जिस तरह ये महाअधिवेशन किया है और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर, विशेष करके चाहे कृषि हो, उद्यान हो, उत्तराखंड के लिए रोजगार हो, प्रशिक्षण हो, कौशल विकास हो, पर्यावरण हो, जैसे मुद्दों पर जो चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई है, उसका निश्चित रूप से सरकार भी संज्ञान लेगी, केंद्र सरकार भी संज्ञान लेगी और उसका निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के प्रदेश को उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देखिए, एबीपी गंगा का महाअधिवेशन है, एक अच्छी पहल है और ऐसे महाअधिवेशन होने चाहिए। जिन महाअधिवेशनों के माध्यम से प्रदेश में क्या होना चाहिए, प्रदेश के विकास में सरकार का क्या योगदान होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। ये एक अच्छा विषय है और सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसमें जो विपक्ष की बातें निकल कर आ रही हैं उन पर उसे काम करना चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में स्कूटी के गिरने की खबर आ रही है। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। स्कूटी सवार मां बेटी की बाल बाल जान बची है, ये खबर आ रही है। महिला सड़क के नीचे नदी के किनारे गिरी। पुलिस ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बड़ी खबर बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, जहां स्कूटी पर सवार मां बेटी हादसे का शिकार हुई, लेकिन बाल बाल बची हैं ये दोनों। मां को अस्पताल भर्ती कराया गया है। सड़क के नीचे नदी के किनारे गिरने की खबर। कर्णप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, अलकनंदा नदी में ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस्मत ने साथ दिया स्कूटी सवार मां बेटी का, जहां इस दुरूह रास्ते पर एक्सीडेंट के बाद दोनों की जान बच चुकी। अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इन खतरनाक रास्तों पर एक्सीडेंट की खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।